हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकरा क्लासेस। ठीक है, ड्रिप सिस्टम तक। ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, कटाई। कटाई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कि जब क्रॉप का कटाई होता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होगा उस सारा पॉइंट्स को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे आपको कि पूरा पॉइंट्स को अच्छे से समझा सके। ठीक है। और पहली बात कि ये अभी तक का जितना हमने पढ़ा है सबका नोट आप अच्छे से बना लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लस शेयर भी करिए। ठीक है, आप भी देखिए और अपने फ्रेंड को भी दिखाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितना पॉइंट है उस सब पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे। करेंगे, green to golden is due to the maturity of the crop, ripening of crop. Once the crop has matured, it is ready for cutting. देखिए, अब कह रहा है कि क्रॉप जो है पक जाता है। ठीक है, क्रॉप पक जाता मतलब फसल पक जाता है। तो इनिशियली क्रॉप का कलर क्या रहता है, इनिशियली क्रॉप का कलर ग्रीन रहता है। तो जब ये ग्रीन चेंज होता है गोल्डन येलो में, ठीक है, गोल्डन कलर में चेंज होता है ना, गोल्डन येलो बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो गोल्डन कलर में जब चेंज होता है, ठीक है, तो यहाँ हम बोल देते हैं कि इस क्रॉप को हम क्या बोलेंगे कि ये क्रॉप पक चुका है। ठीक है, जब ये कोई भी क्रॉप गोल्डन येलो बन जाता है तो पक जाता है। ठीक है, तो इसी गोल्डन येलो येलो बन जाता है, इसका क्या मतलब हो गया कि जो क्रॉप है वो मेच्योरिटी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि क्रॉप क्या हो गया, पक गया। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब हो गया कि अब क्या करना है, क्रॉप का कटाई करना है। कटाई करने के बाद क्या करना होता है, उस सारा चीज को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जो भी फसल आप काटिएगा तो काटने के बाद उसको क्या करना है, गैदर करना है। गैदर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो यही होता है ना कि जब आप क्रॉप देखते होंगे, आप खेत में पहले क्या किया, क्रॉप काट लिया। क्रॉप काटने के बाद फिर उसको जमा किया। जमा करने के बाद थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग होने के बाद जो अनाज मिलता है फिर उसको हम क्या करते हैं, गोडाउन में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इसी में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, पहले इसको मिटा दें जिससे कि नेक्स्ट पॉइंट पता लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब हम करते हैं ना, कटिंग करते हैं, फिर कटिंग करने के बाद इकट्ठा करते हैं किसको, जो फसल पक गया है ना उस फसल को। ठीक है, और कौन सा फसल, फूड क्रॉप। फूड क्रॉप ही होता है ना, फूड क्रॉप जितना भी क्रॉप है ज्यादातर हम क्या करते हैं, खाते ही है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स लाइक वेट, जो वेट है, वेट मतलब गेहूं और राइस आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग ए कटिंग टूल कॉल्ड सिकल, और विच इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग। देखिए, आप देखे होंगे पुराने जमाने में कि जो बोलता था कि खेत काटने गया है। ठीक है, मतलब फसल काटने गया है खेत में। तो जो फसल काटने जाता था खेत में वो किस टाइप का रहता था, शेप इस टाइप का रहता था ना, इस टाइप का। ठीक है, इसको मतलब हिंदी में क्या बोलते थे, हसुआ भी बोलते थे। तो ये क्या करता है, फसल को काट देता है। फसल जैसे देखिए, फसल अगर इतना लंबा है ना, तो वो ये क्या करता था, इसी प्रोसेस को यहाँ से क्या करता है, ये हैंडल है, जहाँ से क्या करता था, हाँ, हाथ से पकड़ता था, फिर इस फसल को क्या करता था, जड़ के पास, यहाँ जड़ है तो जड़ के पास से काटता था। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनुअल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग का मतलब है क्या है कि हम खुद प्रैक्टिकली वो चीज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काटा जाता था। तो यहाँ से काटने का क्या मतलब है कि इतना लंबा जो जड़ मिल जाता था हमें, तो यहाँ पे अनाज वगैरह मिलता था। तो जड़ के नीचे से हम काटते थे, तो नीचे से जो काटते थे ना, ये जो नीचे का पार्ट भी है ना, क्या बन जाता था, भूसा बन जाता था। तो भूसा जो बन जाता तो वो भूसा किस काम में आता था, जानवर को चारा खिलाने में काम आता था। ठीक है, तो इसीलिए जो था कि पुराने जमाने में जितना चीज था वो, जो भी फसल हुआ वो सारा फसल को जड़ से काट लिया, फिर उसका भूसा बन गया, तो ये काम आ जाता था। ठीक है, और जैसे मक्के की बात करें, मक्के का तो कोई भूसा बनेगा नहीं। तो मक्के में क्या होता था कि अगर इतना बड़ा मक्के का पौधा है तो इसका जो अनाज है, ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं, तो इसको निकाल लेने के बाद ये जो जो बच जाता है, इसको हम क्या करते हैं, जलावन में यूज करते हैं। ठीक है,
तो जिसको हम क्या करते पहले के ज़माने में, अब तो गैस आ गया था, लेकिन पहले क्या था कि हम जलाते थे उस चीज़ को, तब हमारा खाना बनता था। तो यही चीज़ क्या आता था, जलावन में बहुत काम आता था। ठीक है? तो इसीलिए जो पहले के ज़माना में जो भी पौधा हुआ उसको जड़ से काट दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, मशीन के आने की वजह से जो पौधा इतना लंबा है उसके ऊपर से ही काटा जाता था जितना तक ज़रूरी है, ठीक है? जितना हमें अनाज मिल जाता है उतना ही काट लिया जाता है, बाकी का उसी ग्राउंड में ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है? In large field wheat and paddy crops are cut by motorized machine called harvester। देखिए अब क्या हो गया कि अब ज़माना बदल गया, अब क्या है, फील्ड अगर बड़ा है, पहले के ज़माने में क्या होता था, फील्ड बड़ा होता था तो 2-3 दिन काटने में ही लग जाता था, क्योंकि वो मैनुअली काटा जाता था। लेकिन अब क्या है कि मशीन आ गया, ठीक है? मशीन में क्या है कि मशीन में ये होता है कि एक ही दिन में बहुत लंबा फील्ड जो है ना उसका फसल काट के तुरंत रख दिया जाता था। उस मशीन को क्या बोलते थे, हार्वेस्टर बोलते हैं। ठीक। तो ये इस मशीन से एक चीज आसानी हो गया कि हमारे पास टाइम बच गया, और दूसरी बात बात की लेबर का कॉस्ट भी बच गया, ये भी बच गया। लेकिन मशीन का कॉस्ट लग ही जाता है, लेकिन लेबर और मशीन में बात करें तो थोड़ा तो बच ही जाएगा इसमें। ठीक है, टाइम बच गया, मशीन बच गया, दूसरी बात ये है कि इसकी कटाई भी अच्छे से हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ा है तो वैसे-वैसे हमारे काम करने की चीज़ों को क्या किया, आसान बना दिया है। तो वही पहले हार्वेस्टिंग मैनुअली होता था, अब हार्वेस्टर की हेल्प से बहुत कम टाइम में पूरा फसल कट जाता है। ठीक है? और उसके बाद कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें, वेट का ही बात करें, ठीक है? तो वेट का जब हम बात करते हैं, वेट जो फसल यहाँ से काट के जाता था, इस फसल को क्या किया जाता है कि थ्रेशर में डाल दिया जाता है। थ्रेशर में डालने के बाद क्या होता है कि इसका जो वेस्ट पार्ट है, जिसको भूसा बोलते हैं, ठीक है? वो अलग हो जाता था और इसका अनाज अलग हो जाता था। भूसा एक तरफ, अनाज एक तरफ, ठीक है? तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप है, उससे हम क्या करते हैं, अनाज को अलग करते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से अलग करते हैं, थ्रेशर की हेल्प से अलग करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड चेफ, जिसको भूसा बोलते हैं। इसका जैसे कि अगर ये बोलें कि ये क्या है, हमारा गेहूं है, ये गेहूं क्या रहेगा, कवर रहता है, कुछ ना कुछ चीज से कवर रहता है, इसी कवर को निकाल दिया जाता है किसके हेल्प से, थ्रेशर के हेल्प से। ठीक है, तो जब थ्रेशर के हेल्प से निकाल दिया जाता था, तो इसी कवर को क्या बोलते हैं, चप बोलते हैं, जिसको और भी भूसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग थ्रेशिंग, देखिए थ्रेशिंग टाइम में क्या होता है कि द लीव्स एंड द स्टेम्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस स्मॉल पीसेस कॉल्ड है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस स्मॉल पीसेस कॉल्ड है। देखिए है क्या बोलता है कि जो घास टाइप का होता है ना, घास जैसा, तो इसमें देखिए इतना लंबा लंबा होता है, इसमें इतना लंबा-लंबा थोड़ा होता है, जो कि क्या ये होता है, ये जो आप देखे होंगे गाँव में अगर आप रहे हैं कभी, तो जब जहाँ जानवर सोता है ना, तो उसके नीचे एक गद्देदार टाइप का वही सारा कुछ लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जानवर को ना इससे जो धरती की वजह से ठंड रहती है ना, वो ठंड उसको कम लगती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, है बोलते हैं। ठीक। आई इन लार्ज फॉर्मेटाइज कल्चर इज यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग प्रोसेस। देखिए अब जो आज के ज़माने में है, इसी को इस इस मशीन को क्या किया जाता है, थ्रेशर कहा जाता है, और इसका काम क्या है, थ्रेशिंग प्रोसेस का, और थ्रेशिंग प्रोसेस करना रहता है इसका काम। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff एंड hay विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनिंग। अब देखिए अब क्या होता है कि पहले ज़माना में क्या होता था कि जो थ्रेशर तो हुआ नहीं करता था, थ्रेशर हुआ नहीं करता था, तो क्या जाता था, ये रोड है, तो रोड पे किसान वगैरह क्या करते थे, सारा अनाज को डाल देते थे, ठीक है, रख देते थे। इससे क्या हुआ कि कुछ आदमी इस पे चला, तो अनाज अलग हो गया इस प्लांट से,
ठीक है? ये जितना च वेस्ट मटेरियल है स्टीम या लिप से अलग हो गया, ठीक है? उसका अनाज का कवर खत्म हो गया या फिर जानवर गया इस पे से हट गया। तो जब हम क्या करता था इसका अनाज जब अलग हो जाता था उस पौधे से, तो फिर क्या होता था कि ये सारा कुछ मिल जाता था। तो मिल जाने के बाद क्या करना है? तो उसको अलग करना है। तो अलग करने के लिए क्या करता था किसान यहाँ से, ठीक है? एक ऊँचाई पे खड़े हो जाता था, यहाँ से क्या करता था एक हाइट पे लेके अनाज को, ठीक है? यहाँ से नीचे गिराता था और जहाँ तेज हवा चलता था उसी पर वहीं पे जाके ये सब किया जाता था। इससे क्या होता है कि हवा चलने की वजह से जो चफ़ है वो कहीं दूर गिरता था और अनाज कहीं यहाँ पे सामने गिरता था। इस प्रोसेस से क्या होता था कि अनाज अलग हो जाता था पूरा भूसा से। अलग हो गया, जब ये अलग हो गया इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं विनिंग। विनिंग में जो अनाज को अलग किया जाता है भूसा से, ठीक है? किसके हेल्प से अलग किया जाता था? एयर के हेल्प से अलग किया जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोइंग। ठीक है। these day combines are being used in large farms for harvesting related operation। देखिए अब क्या आ गया कि अब ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी हाई हो गया, टेक्नोलॉजी हाई के बाद पहले में क्या होता था? हार्वेस्टर होता था, हार्वेस्टर होता था, फिर उसके बाद क्या होता था? थ्रेशर होता था। ठीक। तो लेकिन अब क्या हो गया कि अब बदल गया ज़माना, तो ये क्या होता है दोनों साथ में ही होता है। तो जो दोनों जो साथ में होता है इसको बोलते हैं कंबाइंड हार्वेस्टर। ठीक है? ये बोलते हैं कंबाइंड हार्वेस्टर। इसका काम क्या होता है कि पहले तो वो फसल को काटेगा, फसल को काटने के बाद जो-जो फसल कटता जाएगा उसको क्या करता जाएगा? थ्रेशिंग करता जाएगा और थ्रेशिंग करने के बाद क्या हो गया कि हमें जो फ़ील्ड है मतलब जो खेत है, खेत में ही हमारा अनाज अलग हो जाता था और भूसा अलग हो जाता था। मतलब एक ही दिन में हमारा सारा काम खत्म हो जाता था। अ, खत्म हो जाता है और पहले के ज़माने क्या होता था बहुत टाइम लगता था अनाज को अलग करने तक में। पहले कटाई हुआ, फिर उसमें थ्रेशिंग हुआ, फिर अनाज अलग किया गया। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ ही घंटों में हार्वेस्टिंग हो जाता है, फिर कुछ ही घंटों में थ्रेशिंग हो गया। तो या कोई कभी ये होता है कि जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर हो गया, तो इसमें क्या होता है कि साथ-साथ हार्वेस्टिंग भी हो रहा है और थ्रेशिंग भी हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है प्रोसेस साथ में ही हो रहा है, ठीक है? और इसमें इसका एक बात खासियत क्या है कि जैसे पहले जो किसान होता था किसी पौधा को जड़ से काट देता था, लेकिन ये क्या करता है ऊपर से काट लेगा, ऊपर से काटने के बाद इतना ही दूर के पार्ट को क्या करेगा, जो अनाज होगा उसको अलग कर देगा और फिर क्या भूसा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि पहले बहुत भूसा मिलता था, अब भूसा जो मिलता है क्या मिलता है? लेस मिलता है, बहुत कम मिलता है। यही भूसा का यूज़ किया जाता है किसमें? गाय-भैंस को चारा खिलाने के लिए। अगर हमें कम मिलेगा भूसा तो क्या हम ज़्यादा खिला पाएँगे गाय-भैंस को? नहीं खिला पाएँगे। तो ये एक हार्मफुल इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है? और जो इतना लंबा रह जाता है खेत में ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये खेत में रह जाता है जो कि कभी बाद में सड़-गल गया तो ठीक है। ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक। अब कह रहा है कि द स्टम्प्स ऑफ द क्रॉप plants left in the field after harvesting are sometimes burning of stuff is harmful due to the air pollution burned by। अब देखिए जो इतना बड़ा रह जाता है, इतना बड़ा पार्ट जो रह जाता है कंबाइन हार्वेस्टर की वजह से, इसको किसान क्या करता था, इसको जला दिया, बर्न कर दिया और बर्न के बाद जैसे क्या हो गया ढेर सारा गैस निकलेगा, ढेर सारा गैस कहाँ जाएगा? एयर में। एयर में जाने के बाद क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये इसको हमें पॉल्यूटिंग के बजाय हम ये लिख देते हैं पॉल्यूशन, जो कि अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगा था, ठीक है? तो ये क्या है इसका फिर से एक हार्मफुल इफ़ेक्ट, ठीक है? अब देखिए क्या-क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट द बर्निंग ऑफ सब क्रॉप प्लांट इन द फील्ड कॉजिंग एयर पॉल्यूशन तो बता ही दिया और दूसरी बात क्या है कि जो मान लीजिए आग हम लगाएँ, आग की वजह से क्या होगा एक्सीडेंटली ये आग कहीं और लग गया, ठीक है? दूसरे जो खेत में रहेगा बगल वाला खेत, उसमें भी आग लग जाएगा, तो ये क्या होगा एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है इसका। और दूसरी बात मान लीजिए कि बगल में घर हो उसमें भी आग लग सकता है, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है जहाँ आग लग सकता है अगर हम खेत में आग लगा रहे हैं तो। ठीक है? अब क्या कह रहा है कि हार्वेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है?
इसका क्या मतलब होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब? देखिए, इसका ये मतलब होता है कि जब भी फसल काटा जाएगा ना, तो काटने का जब पहला फसल काटा जाता है, तो पहला फसल के खुशी में कुछ फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है? तो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर पंजाब का बात करें तो पंजाब में मनाया जाता है कौन सा, लोहड़ी। फिर साउथ में पोंगल, ये सब मनाया जाता है, ठीक है? तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है अभी हम आपको दिखाते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक है? तो कह रहा है स्पेशल फेस्टिवल इन इंडिया एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, ये साउथ में मनाया जाता है। बैसाखी हो गई या होली हो गई या नवान्या हो गया, बिहू हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या मनाया जाता है? ये सब जब फसल पाला करता है ना, जो फर्स्ट फसल करता है, तो उस टाइम इसे इसकी खुशी में मनाया जाता है ये सारे त्योहार, ठीक है? अब कह रहा है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन, तो अभी तक क्या हो गया कि हमारा फसल कट गया, अब जो कट गया फसल, तो कटने के बाद क्या करना है, हम उसको तैयार भी तो करना है, स्टोर भी तो करना है। तैयार भी फसल हमारा हो गया, ठीक है? कट भी गया, तो अब क्या करना है, हमको स्टोर करना है। तो यही कह रहा है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को कैसे स्टोर किया, मतलब जो अनाज का दाना है उसको हम स्टोर कैसे करेंगे? अगर स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है अभी हम आपको बताते हैं। The higher moisture content in food grains promote the growth of fungus and molds on the store grain, which damage them and make them lose their germination capacity। देखिए, एक क्या होता है कि जो भी आप प्लांट लाते हैं, ठीक है? तो जो भी प्लांट लाते हैं आप, मतलब उसका जो अनाज लाते हैं, तो वो अनाज में क्या रहता है, पहले हम अनाज को क्या करते हैं, धोते हैं, ठीक है? जो क्योंकि खेत से लाए तो वो गंदा वगैरह होगा, तो गंदा साफ करने के लिए क्या करते हैं, हम धोते हैं। तो धोने के बाद क्या होता है कि अनाज में मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है? तो वो मॉइस्चर को खत्म करना है, ठीक है? मॉइस्चर को हम कैसे खत्म करते हैं, वो सारा उस अनाज को हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, ठीक है? जो जिस धूप में क्या होता है कि जितना मॉइस्चर रहेगा वो सारा का सारा मॉइस्चर खत्म हो गया, तो क्या हो गया, अनाज हमारा ड्राई हो जाएगा। अब जो मेन बात है कि मॉइस्चर हम क्यों हटाते हैं, मॉइस्चर हटाने का कारण ये है कि उसमें जो फंगस वगैरह है, ठीक है, वो ग्रोथ ना हो, मोल्स वगैरह हो, वो ग्रोथ ना हो, ठीक है? तो ये सब ग्रोथ ना हो, जिससे कि अनाज खराब हो जाता है, ठीक है? तो फंगस हो गया, मोल्स हो गया, इस सब से अनाज क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए ये ग्रोथ ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, अनाज को सुखा देते हैं, जिससे कि वो ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है अनाज, तो हम क्या करते हैं, उस अनाज को लंबे टाइम तक कहीं एक अच्छी जगह स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, स्टोर करने में भी कुछ कुछ कंडीशन होता है कि वही जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं वहां चूहा ना खा ले, कोई और चीजें ना लग जाए, ठीक है? तो उस सब से बचाने के लिए हम कुछ कुछ केमिकल्स भी साथ में मिला देते हैं, ठीक है? स्टोर करने का भी दो तीन तरीका, हम सारा का सारा तरीका अभी हम देखेंगे, ठीक है? देखिए, कह रहा है कि जब स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, हम ड्राई नीम लीव्स प्रोटेक्ट द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट एज सच एज इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, बहुत सारा क्या होता है कि अगर हम स्टोर कर दिए, स्टोर करने के बाद बहुत सारा कीड़ा लगने का डर रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह लग जाता है, ठीक है? तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ड्राई लीव्स है ना, जो नीम का लिप्स है, उसको जो सूखा हुआ रहता है ना, उसको डाल देते हैं उसमें, जिससे कि, तो जिससे क्या होता है कि ये जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या इंसेक्ट हो गया, वो सब वहाँ ग्रो नहीं होता है, ठीक है? तो ये ड्राई नीम लिप्स बहुत जरूरी होता है, जो भी हम स्टोर ग्रेन करते हैं उसके लिए, ठीक है? फिर दूसरा बात क्या है कि देखिए, ये जो स्टोर के लिए ना गवर्नमेंट भी एक एजेंसी चला रखी है, जिसको क्या बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक एजेंसी है, जिसमें क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, इससे अनाज खरीदते हैं, फार्मर से अनाज खरीद लेती है, जितना फार्मर के पास अनाज है सबके सब खरीद लेते हैं, ठीक है? हो सकता है एक फार्मर हो, उसमें बहुत सारा पूरा गांव हो, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो इसे क्या करता है, पूरा अनाज वो खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या करता है, पूरा अनाज को खरीदने के बाद उसको क्या करता है, बहुत बड़े गोडाउन में रख देता है, ठीक है? तो गोडाउन में जब रख देता है, तो इससे क्या रहता है कि वो सेफ हो जाता है। सेफ हो जाने के बाद फिर उसको धीरे-धीरे, जो आप देखे होंगे कि हाँ, अब सरकार अनाज बाँट रही है, तो वही वहीं सप्लाई होता है। स्टोरेज जो रहता है ना, वहीं से सप्लाई किया जाता है हर जगह पे, जहाँ आप देखते होंगे
कि गवर्नमेंट ₹1 में दे रही है, चावल ₹2 में दे रही है, तो इसी जगह से सारा अनाज वगैरह सप्लाई होता है इंडिया के हर पार्ट में, ठीक है। जो कहा जाता है, देखिए, जो स्टोरेज ऑफ फूड है, फूड ग्रेन है, तो इसको 2 तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके लिए स्टोर करने का 2 तरीका है, वो कौन-कौन सा तरीका है हम एक-एक करके देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला तरीका है इन गनी बैग्स आप देखे ही होंगे, एक बोरा टाइप का रहता है न, तो आप बाजार में देखे होंगे जो भी अनाज बंद रहता है गनी बैग में, मतलब ब्राउन कलर का बैग रहता है, तो मतलब बोरा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं गनी बैग, ठीक है। और फिर है ग्राउंड सिलोस, ये कंटेनर टाइप का रहता है जिसमें कि ढेर सारा ग्रेन्स डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे एक-एक करके, ठीक है। गनी बैग्स मेथड्स ऑफ स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। अब ये जो मेथड्स है गनी बैग्स किसके लिए यूज किया जाता है? फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वही है ना, गनी बैग का मतलब ये बैग है जिसमें कुछ ना कुछ अनाज रखा जाएगा, ठीक है। फिर ग्रेन सोलर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स ऑन अ लार्ज स्केल बल्क स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। ये भी क्या किया जाता है, ये लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाता है, ये छोटे-छोटे स्केल पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि गनी बैग तो इतना ही होता है, लेकिन ये लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाता है। जो ग्रेन सिलोस है, इसका डिजाइन कैसा होता है, बिग होता है और टॉल होता है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। बिग हो गया ऐसा, और सिलेंड्रिकल का इस टाइप का होगा, ठीक है। ये लार्ज कंटेनर टाइप का रहता है जिसमें कि ढेर सारा अनाज उसमें रख सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा मेथड ये भी है, ठीक है। The grain silos have built-in arrangement for the protection of stored food grains from pests and microorganisms। जो ग्रेन सिलोस है, इसको बनाया ही इस तरह से जाता है कि जिससे कि फूड जो अनाज का फूड का अनाज है वो खराब ना हो। जैसे पेस्ट हो गया, इंसेक्ट वगैरह, उससे कुछ भी खराब नहीं हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कुछ भी वहाँ ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। ग्रेन सिलोस में इस तरह का कोई भी चीजें ग्रो नहीं करेगा। आप बस अनाज डाल दीजिए, उसमें सिस्टमैटिक दिया रहता है, सब कुछ उसमें रहता है, ठीक है। आप पेस्टिसाइड वगैरह जो है दे दीजिए सब चीज़, बस वो अपने आप क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, जितना अनाज रहेगा सब कुछ प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक। फूड फ्रॉम एनिमल्स, देखिए अब इतना जितना चीज़ था अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फूड फ्रॉम प्लांट पढ़ा था। फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ा था। अब जो है हमारा क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी तो हम फूड प्राप्त कर रहे हैं, जैसे क्या हो गया, मिल्क हो गया, आप अगर नॉन वेज है तो चिकन हो गया, ठीक है, और फिश हो गया, ठीक है। तो इस सब को भी हम लोग क्या करते हैं कि इंसान खाता है, तो इसमें क्या रहता है, ढेर सारा प्रोटीन वगैरह रहता है। तो ये भी क्या है, हमारे शरीर के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। देखिए, पहला क्या है, जो एनिमल का फूड रहता है ना, उसमें रिच इन प्रोटीन रहता है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रहता है। अगर आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो आप ज़रूर खाइए नॉन-वेज, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है जो आपका मसल्स वगैरह रहता है, मसल्स बनाने के लिए ठीक रहता है, ठीक है? तो बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन बहुत सी चीज़ है। आप देखे होंगे जो जिम करता है वो क्या करता है? हमेशा प्रोटीन पीता रहता है। तो भाई प्रोटीन पीने से बढ़िया आप नॉन-वेज खाओ। प्रोटीन तो केमिकल वाला सब्सटेंस हो गया। आप यहाँ खाइए, नॉन-वेज खाइए जो थोड़ा बहुत अ, हार्मफुल तो नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोटीन है और फैट भी रहता है, तो नॉन-वेज में तो फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह लिवर को क्या करता है, उसमें थोड़ा कठिनाई होती है उसको पचाने में, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा हार्मफुल है नॉन-वेज, लेकिन अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो जम के खाइए। वगैरह मोस्ट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर गुड अमाउंट ऑफ फैट। देखिए जी, हम बोले ना अभी कि जितना भी एनिमल्स वगैरह, एनिमल से जो भी चीज़ हमको मिलता है ना, उसमें क्या रहता है, प्रोटीन के साथ-साथ फैट भी ज़्यादा रहता है। यही फैट इतना ज़्यादा होता है कि इसको लिवर क्या करता है, ज़्यादा पचा नहीं पाता है। जब इसको पचा नहीं पाता है लिवर, तो क्या बन जाता है, हमारे पेट में गैस बन जाता है। तो इसीलिए आप ये वाला समस्या देखे होंगे, जितना भी लोग नॉनवेज खाता है सबके पास ये समस्या रहता है, ठीक है? गैस बनने की समस्या हर किसी के पास रहता है। फिर यही गैस से क्या होता है, ढेर सारा अदर सिकनेस का जन्म हो जाता है, ढेर सारा अदर बीमारी का जन्म हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि नॉनवेज से क्या होता है, और भी दूसरी दूसरी बीमारी होती है। अब देखिए क्या रहता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है नहीं, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत जरूरी है।
और जो हमारा प्लांट से मिलता है ना, जो चीज़ है वो सब क्या रहता है, सफिशिएंट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत रहता है, प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है, सब रहता है। लेकिन ये सब क्या है कि हमारा शरीर इसको आसानी से पचा देता है, लीवर वगैरह सब कुछ एकदम ठीक-ठाक रहता है। लेकिन नॉन-वेज में क्या होता है, लीवर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, काम करते-करते स्लो काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए बाद में क्या होता है कि आप अगर थोड़ा एज एज हो जाइए एज हो जाएगा आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन-वेज इस टाइम बंद कर देते हैं, ठीक है? नॉन-वेज अब अगर आप खाइएगा तो गैस वगैरह बन जाएगा, फिर दूसरी दूसरी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए नॉन-वेज ठीक है। एनिमल फूड्स कंटेन्स मिनरल्स एंड विटामिन। जो देखिए एनिमल फूड ये क्या करता है, इसके पास भी विटामिन रहता है और मिनरल रहता है। जैसे प्लांट वाले फूड में सब कुछ रहता है, उसी तरह एनिमल फूड में भी रहता है। मोर एक्सपेंसिव देन द ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। देखिए जो प्लांट सोर्स से फूड मिलता है वो क्या रहता है, सस्ता रहता है। जो एनिमल से मिला वो क्या हो गया, थोड़ा महंगा हो गया। क्यों? कि देखिए एनिमल का कंपेयर करें अगर प्लांट से, तो प्लांट ज्यादा ज्यादा अमाउंट में रहता है, लेकिन एनिमल क्या है, कम अमाउंट में रहता है। और दूसरे और दूसरी बात क्या है कि एनिमल से जो हमको सोर्स मिलेगा उसमें क्या लगेगा, एक टाइम लगेगा, ठीक है? जैसे कि मुझे लगी मोबाइल। देखिए अगर हम बात करें चिकन का, ठीक है, तो चिकन जब हम खाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, बहुत टाइम लगता है ना। पहले चिकन बच्चा होता है, फिर उससे धीरे धीरे बड़ा होता है, तब जाकर हम उसको काट के खाते हैं। फिर उसे हम जैसे मटन का बात करें, उसमें भी टाइम लगता है, और क्या है, लेस अमाउंट में भी मिलता है। उतना ज्यादा हर जगह ऐसा नहीं है कि पूरा खेत में बहुत सारा ये नॉन वेज टाइप का, ये जैसे चिकन या फिश है, तो ये सब क्या होता है कि हमें कम मिलता है। इसीलिए इसका कॉस्ट क्या रहता है, प्लांट के सोर्स से ज्यादा हाई रहता है, हाई कॉस्ट रहता है, ठीक है? अब देखिए एनिमल फूड मेनली टू टाइप्स। एनिमल विच प्रोवाइड अस फूड आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो एनिमल सबको फूड प्रोवाइड करता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा है देखिए। पहला है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। जो एक होता है कि जो सिर्फ मिल्क जो मतलब कि एक एनिमल ऐसा होता है जो कि क्या करता है, मिल्क प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, मिल्क एनिमल। ये भी है, सी एच लगा देते हैं तो ये भी, इसको भी के ही पढ़ा जाता है, और ये भी मिल्की है और ये भी मिल्की है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, मिल्की है, जिसमें कंफ्यूज नहीं है। और दूसरा क्या है, मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, जिससे हमको मीट मिलता है, ठीक है, और जिससे हमें एग मिलता है। तो इस टाइप का भी एनिमल होता है, और जिससे हमें दूध मिलता है। तो दो टाइप का एनिमल होता है। तो दोनों टाइप के फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो देखिए अब जो है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, इसका एग्जांपल वगैरह देखेंगे, ठीक है? कौन कौन सा एनिमल ऐसा है जिससे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। देखिए पहला चीज क्या है, मिल्क एनिमल काव हो गया। काव से हमें मिल्क मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, ठीक है? तो देखिए काव का जो मिल्क रहता है उसमें हर चीज पाया जाता है, ठीक है? जितना चीज आपको चाहिए बॉडी के लिए सब कुछ पाया जाता है, ठीक है? तो थोड़ा इससे कम प्रोटीन रहता है बफेलो में, ठीक है? इसमें फैट बहुत ज्यादा पाया जाता है। और देखिए ये जो है गोट का मिल्क हमें कम मिलता है, लेकिन इसका क्या रहता है कि आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो गोट का मिल्क खाइए, आपका प्लेटलेट्स बहुत अच्छा बनने लगेगा, ठीक है? तो गोट का मिल्क भी ज्यादा यूजफुल रहता है जब अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी हो गया, जैसे कि डेंगू वगैरह, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो प्लेटलेट्स बनाने के लिए हम गोट का मिल्क पीते हैं, जिसमें क्या होता है, हाई अमाउंट में प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है? अब जो कह रहा है कि मिल्क क्या है, परफेक्ट नेचुरल डाइट है। क्यों परफेक्ट नेचुरल डाइट बोला जाता है, क्योंकि मिल्क में हर चीज पाया जाता है, ठीक है? जितना भी विटामिन का सोर्स होता है ना, हर चीज मिल्क में पाया जाता है, ठीक है? अब देखिए मिल्क से क्या क्या बनाया जाता है, एक नंबर में बटर बनाया जाता है, ठीक? बटर बना सकते हैं, घी मिलता है मिल्क से, कर्ड मिलता है, दही जिसको बोलते हैं, चीज मिलता है, ठीक है, पनीर वगैरह। तो ये सब चीज क्या मिलता है, दूध से ही मिलता है। इस सबको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटियस फूड बोलते हैं, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है।
तो मिल्क भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी मिल्क हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, ठीक है? अब जो है ऐसा एनिमल जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? मीट प्रोवाइड करता है और एग प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम बोले चिकन, चिकन हमें जो हम बोले अगर जो मुर्गा है, मुर्गी बोलिए या मुर्गा बोलिए, ठीक है? तो सर वो सब हमें क्या प्रोवाइड करता है? मुर्गी बोलिए या मुर्गा बोलिए, वो सब हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एक तो पहला नंबर मीट प्रोवाइड करेगा और दूसरा नंबर में क्या प्रोवाइड करेगा? अंडा भी प्रोवाइड करेगा एक, ठीक है? आप देखे होंगे दुकान में रहता है ना एग मिलता है, ठीक है? तो ये कहाँ से आता है? मुर्गी से ही आता है, तो इसीलिए क्या होता है हम बोलिए, ठीक है? hen से आया हमें एग, फिर इसको फिर हम बाद में क्या करते हैं? इसको भी काट के खा जाते हैं, इंसान इसको भी काट देता है फिर खा जाता है, ठीक है? ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन आता है? जैसे गोट हो गया, देखिए ऊपर भी गोट था, नीचे भी गोट है। देखिए सीप सीप जो भेड़ बोलते हैं, भेड़ भी खाया जाता है। जब अगर आप देखिए वो उधर जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो उधर क्या मिलता है? सीप का मीट खाता है लोग सब, ठीक है? और फिश हो गया, मछली तो सब कोई खाता है, पोल्ट्री हो गया, चिकन, हैन, डक, बत्तख वगैरह, मुर्गी मुर्गा सब खाया जाता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल है, ठीक है? तो देखिए गोट, शीप एंड फिश गिव्स अस मीट। जो ये तीनों चीज है, फिश हो गया और गोट हो गया, ये सब क्या हमें प्रोवाइड करता है? मीट प्रोवाइड करता है। और पोल्ट्री गिव्स अस मीट एज वेल एज एग। जो पोल्ट्री का क्या मतलब हो गया? जो आप मुर्गा मुर्गी खाते हैं ना, उसी को बोलते हैं पोल्ट्री। जहाँ मुर्गी पाला जाता है ना, उस फॉर्म को बोलते हैं पोल्ट्री। तो वहां से हमें क्या मिलता है? मीट भी मिलता है और हमें अंडे भी मिलता है, ठीक है? तो मीट और साथ में अंडा दोनों चीज मिलता है मुर्गा से, ठीक है? तो ये जो पोल्ट्री है उसको हम दोनों बोलते हैं। हनी आप देखे होंगे, जो शहद रहता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एक बी से मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी, ठीक है? हनी मिलता है हनी भी एक टाइप का वही हो गया, एनिमल फूड ही होता है, ठीक है? तो ये भी क्या रहता है? न्यूट्रिटियस फूड रहता है, ठीक है? हनी खाइए, आपके शरीर में क्या आएगा? गर्मी आएगा, थोड़ा सा एनर्जी भी मिलेगा, ठीक? तो हनी भी जरूरी है, टाइम टाइम पे खाते रहना चाहिए। ठीक है, ये निकल गए एनिमल हस्बेंड्री मतलब जहाँ एनिमल पाला जाता है, ठीक है? अब देखिए एनिमल पाला जहाँ जाता है वहां पे क्या होगा? सब चीज जरूरी है, एनिमल को क्या करना पड़ेगा? ठीक ठाक रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट जो सीड बोते हैं, फील्ड में सीड बोते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है? प्लांट को क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, वाटर का सोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं? फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो फर्टिलाइजर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है? तो उसी तरह एनिमल को भी सब ये सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है? तो ये सब चीज कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री में ये सब चीज प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे जो भी एनिमल पाला जाएगा वहां पे हर चीज उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है अभी हम देखेंगे कौन कौन सा पॉइंट है। तो देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है एनिमल का, जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एनिमल जहाँ हम पालते हैं वहां पे क्या होना चाहिए? सॉइल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सॉइल पे एनिमल को पालना शुरू कर देंगे, ठीक है? उसमें इरिगेशन भी करेंगे। इरिगेशन का क्या मतलब है? उसको एनिमल को हम टाइम टू टाइम वाटर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है? और कभी कभी क्या करते हैं हम, अब पीने के लिए तो दे ही दिए, वो अलग बात हो गया। फिर हम क्या करते हैं? उसको एनिमल को साफ सुथरा भी रखते हैं, ठीक है? साफ सुथरा रहने का क्या मतलब है? हम उसको नहा भी देते हैं, ठीक है? और अच्छे से उसका जो है नहाने के बाद उसको सूखने भी देते हैं। सूखने का क्या मतलब है? कि उसको पोछा नहीं लगाते उससे, मतलब उसको बाहर रख देते हैं अच्छे से धूप के नीचे, जिससे कि क्या होता है? वो एनिमल धीरे धीरे सूख जाता है। जैसे हम इंसान क्या करता है? जब नहाने के बाद क्या करता है? जैसे इंसान क्या करता है नहाने के बाद? खुद का जो शरीर है उसको या तो वो पोंछता है या फिर क्या करता है? धूप में खड़े होकर सुखाता है।
उसी तरह जो एनिमल हम पालते हैं ना उसको भी इसी तरह हम रखते हैं, ठीक है। फिर मैन्योर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सब का मतलब है कि ऐसा हम फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल या एनिमल को, जिससे उसको क्या मिले, फर्टिलाइजर वगैरह मिले, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ मिले। और दूसरी बात क्या है, हम उसका टाइम टू टाइम उसको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरह का कुछ बीमारी वहां पे फैल रहा है तो वो रुक जाए, ठीक है। देखिए, यही जो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, जहाँ पे एनिमल को क्या किया जाता है, फीडिंग मतलब प्रोवाइड किया जाता है, खाना वगैरह, और रहने के लिए आवास प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो इस सब चीज को मिलाकर क्या बोलते हैं उसको, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो आप सिंपल एक भाषा में ये बोल सकते हैं, एनिमल का केयर होता है वहां पे, ठीक है। तो दूसरी भाषा में ये और भी एक भाषा बोले तो हम बोल सकते हैं एनिमल केयर टेकर, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये भी रख सकते हैं हम। जहाँ पे एनिमल एनिमल को मतलब अच्छा खासा सुविधा दिया जाता है, सेवा सत्कार अच्छा से किया जाता है, जिससे कि एनिमल का ग्रोथ अच्छा हो और उसमें कोई किसी तरह का कोई बीमारी ना फैले। तभी तो बाजार में वो बिकेगा, तभी तो उसको लोग मार मार खाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारा प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत सारा एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो जो एनिमल को पालने के लिए जो भी एक्टिविटी ज़रूरी होता है, वो सारा एक्टिविटी क्या कहाँ पे होता है? एनिमल हस्बेंड्री में होता है, ठीक है। तो कौन-कौन सा एक्टिविटी वगैरह होता है, वो सब अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो होता है, पहला चीज़ प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स। हम उसको अच्छा खाना देते हैं, और दूसरी बात जितना उसको खाना चाहिए उतना खाना हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में ही ये सब कुछ होता है। और दूसरा है उसका जो रहन-सहन है, जहाँ वो रहता है, ठीक है, वो चीज़ प्रोवाइड हम करते हैं रहने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसको खुले में छोड़ देते हैं, जहाँ बारिश भी आया, धूप भी आया, बाद में पता चला एनिमल जो हम पाल रहे हैं वो खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या है कि हम उसका शेल्टर भी प्रॉपर शेल्टर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्योर एनिमल डिजीज़ एंड उसका क्या है कि हम इसको एनिमल का जितना भी एनिमल है उसको हम क्या करते हैं, डिजीज से प्रिवेंट करते हैं कि उसको कोई भी तरह का बीमारी ना हो। और जो फोर्थ है क्या है, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। जितना खासा जितना भी एनिमल है उसका ब्रीड को ब्रीडिंग पे भी हम ध्यान देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा है फिश एज फूड, जो मछली खाते हैं ना उसको भी किस तरह खाते हैं, खाना के रूप में ही खाते हैं, ठीक है। देखिए, पहला चीज क्या है, फिश एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड। देखिए जो फिश है वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स है, इसमें भी ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। Many peoples living in coastal areas consume fish as a major part of their जो समुद्र के किनारे रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसको ज्यादा अच्छे से मछली मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा। जो चीज जो किसी भी इंसान को जो चीज सस्ता मिलता है वही चीज खाता है ना। तो मछली कोस्टल एरिया में क्या मिलता है, ज्यादा मिल जाता है और सस्ता रहता है, इसीलिए जो कोस्टल एरिया का लोग है वो ज्यादा से ज्यादा क्या खाता है, यही फिश खाता है, ठीक है। तो जिसको ये भी बोल सकते हैं सी फूड, उसको दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं सी फूड। अब देखिए जो फिश जो हम खाते हैं तो उसमें रहता क्या है, फिश में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है, ठीक है। इट इज हाईली न्यूट्रिटियस एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड। अब देखिए जो फिश है ना वो आसानी से पच भी जाता है, और इसमें और मीट वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, दूसरे सोर्स से जो हमें मिलता है, दूसरे एनिमल से जो मीट मिलता है उसके कंपैरिजन में फिश ज्यादा अच्छा है। क्यों कि इसलिए ज्यादा अच्छा है कि ये क्या रहता है, आराम से आसानी से पच जाता है। लेकिन जो दूसरे एनिमल से फूड हमें मिलता है वो आसानी से नहीं पचता है, ठीक है। अब कह रहा है फिश लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी। जो फिश लिवर है ऑयल है, ठीक है, तो उसका जो उसमें क्या क्या रहता है, विटामिन ए और विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। फिश इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन डी का अच्छा सोर्स होगा फिश, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये हो गया पूरा खत्म, ठीक है, एंड हो गया। तो यहाँ पे होता है एंड, ठीक है।
तो और दूसरी बात, ये नोट्स आपको चाहिए, इसका नोट्स, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और यहाँ से भी नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने का मन है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां आपको जो सुविधा लगे वहां से कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये पूरा चैप्टर खत्म। थैंक यू।